बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की द्वितीय भाषा की पुस्तक दूरवा भाग 1 का 7वां पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है धनुष। इस पाठ के अध्ययन से स्वर औ और इसके उच्चारण व प्रयोग को जानेंगे। हम इस पाठ में ण, ध, श इन व्यंजनों के उच्चारण व प्रयोग को भी जानेंगे। आइए पढ़ते हैं अपना पाठ धनुष। हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है औ, फिर उसके बाद में लिखी हुई है औ की मात्रा, फिर ण, फिर ध, फिर श और इन्हीं वर्णों से जुड़े हुए नीचे शब्द दिए हुए हैं और उन शब्दों से जुड़े हुए चित्र भी दिए हुए हैं। पहला शब्द है औ से बना हुआ औरत। आप इसे मेरे साथ में बोलिए, औरत, औ र त। एक साथ बोलेंगे औरत। दूसरा शब्द है पौधा। प के साथ में औ का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, तो वह प पौ हो गया और साथ में लग गया धा, ध और उसके साथ है आ की मात्रा, तो ये शब्द बन गया पौधा। आप मेरे साथ बोलेंगे पौधा, पौधा, पौधा। बच्चों, तीसरा जो चित्र आप देख रहे हैं, इसके साथ में शब्द भी लिखा हुआ है, यह है धागा। ध के साथ में आ की मात्रा जुड़ गई, तो ध के आगे खड़ी पाई के रूप में आ की मात्रा का निशान आ गया और ग के साथ में भी आ की मात्रा जुड़ गई, तब वह ग के साथ खड़ी पाई के रूप में आ का निशान आ गया। एक बार फिर हम इसे बोलेंगे धागा, फिर से धागा, धागा। चौथा चित्र हम देख रहे हैं, तीर का है, जिसे बाण भी कहते हैं। बाण ब के साथ में आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए वह बा हो गया और ण दोनों मिलकर के शब्द बने बाण। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, बाण, बाण। पांचवा चित्र है, आप इसे अच्छी तरह पहचानते हैं। जी हां, यह है धनुष। इसमें जिस वर्ण का उच्चारण हम समझ रहे हैं, वह मूर्धा श भी यहां पर मौजूद है। इसके उच्चारण में हमारी जीभ ऊपर की तरफ जाकर थोड़ी सी मुड़ जाती है और जब हवा का दबाव उस पर पड़ता है, तब यह ध्वनि निकलती है। तो इस शब्द का उच्चारण हम फिर एक बार करेंगे, धनुष। ध, नु, श इन वर्णों से मिलकर के बना धनुष। एक बार फिर कहेंगे, धनुष। बच्चों, यहां पर आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जब हम औ को लिखते हैं तो वह किस प्रकार से लिखा जाता है। शुरुआत में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, तब यहां पर संकेत चिन्हों के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से हम ये आकृति बना सकते हैं।
आ लिखेंगे, आ के आगे फिर हम एक खड़ी पाई का निशान लगाएंगे, फिर हम उसके ऊपर एक शिरोरेखा खींचेंगे और फिर हम ये मात्रा का चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा औ बन जाता है। हमने जाना औ से औरत। बच्चों, दूसरा चित्र हम देख रहे हैं। हम इसमें यह भी देख पा रहे हैं कि पौधा जो शब्द है उसमें आए हुए वर्णों को हम किस प्रकार से लिखेंगे। बच्चों, इस चित्र में हम पौधा देख रहे हैं। प के साथ में औ की मात्रा का प्रयोग किया गया तो ये पौ हो गया, और ध के साथ में आ की मात्रा का प्रयोग किया गया तो ये धा हो गया। और इस प्रकार से दोनों शब्द मिलकर के बने हैं पौधा। आप देख रहे हैं ध किस प्रकार से लिखा हुआ है, और ध लिखने में जो खड़ी पाई का निशान आ रहा है उस खड़ी पाई और एक घुमावदार जो आकृति हम देख पा रहे हैं, इस आकृति के बीच में एक रिक्त स्थान भी है। यदि हम इस रिक्त स्थान को भर देते हैं और ये आकृति नहीं बनाते हैं तब ये ध नहीं रहेगा, ये घ बन जाता है। घ जिसे हम घड़ी में प्रयुक्त करते हैं, घ घर में प्रयुक्त करते हैं। तो ध वर्ण की बनावट किस तरीके से हम इस ध को लिख सकते हैं? जब हमने इस ध के साथ में आ स्वर का प्रयोग किया तब उसका मात्रा चिन्ह यहां पर प्रयुक्त हुआ। बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हैं धागा। इसमें ध के साथ में आ का प्रयोग हुआ है, जिसके प्रयोग की वजह से ध धा में परिवर्तित हो गया। और ग के साथ में भी आ का प्रयोग हुआ। इस स्वर के प्रयोग से गा में परिवर्तित हो गया और यह शब्द बना धागा। इस चित्र में हमें तीर नजर आ रहा है। तीर को बाण भी कहते हैं। ये जो ण है ये किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको आप इस आकृति में देख पा रहे हैं। पहले यू जैसी आकृति हम लिखते हैं, फिर उसके आगे एक खड़ी पाई का निशान बनाएंगे और फिर शिरोरेखा खींचेंगे। इस प्रकार से हम देख पाते हैं ये ण जो वर्ण है वह किस प्रकार से लिखा गया है। तो यह शब्द है बाण। बा के साथ में जब आ शामिल हुआ तब वह बा बन गया, और इसके बाद का जो वर्ण है वो है ण। इन दोनों के मिलने से बना बाण। बच्चों, इस चित्र में हम धनुष देख रहे हैं। इसमें 3 वर्ण हमें दिखाई देते हैं, ध, न और श। न के साथ में छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, और इन वर्णों के प्रयोग से शब्द बना धनुष। न के साथ में जब छोटे ऊ की मात्रा लग गई तो वह नू में परिवर्तित हो गया, इसलिए यह शब्द है धनुष। बच्चों, अब जो शब्द नीचे दिए हुए हैं उनकी हम पहचान भी करेंगे और उन्हें हम बोलेंगे भी। पहला शब्द है श। श इसका प्रयोग अभी आपने किया था धनुष में। दूसरा वर्ण है धा। ध के साथ में आ की मात्रा लगी, इसलिए ध के आगे एक खड़ी पाई का निशान है और ऊपर शिरोरेखा खींची हुई है, इसलिए यह वर्ण बन गया धा। तीसरा वर्ण है ण। ण। चौथा शब्द है और। दोबारा बोलिए मेरे साथ, और। पांचवा शब्द है
भी, भय के साथ में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, इसलिए भी। दूसरी पंक्ति में पहला शब्द है औरत, औरत। दूसरा शब्द है इस दूसरी पंक्ति का धागा। तीसरा शब्द है बाण। चौथा शब्द है पौधा। हमने इसके बारे में अभी जाना था। प के साथ में औ की मात्रा का प्रयोग किया, तब पै के आगे खड़ी पाई का निशान और ऊपर दो मात्राएं, और फिर ध के साथ में आ वर्ण का प्रयोग हुआ है, इसलिए ध के साथ में आ वर्ण की खड़ी पाई है जैसा निशान है वो वहां पर आ जाएगा, इसलिए यह वर्ण बना पौधा। पांचवा धनुष। बच्चों, अब हम सुनेंगे और बोलेंगे। आप भी इसे बोलें। पहला शब्द है धन, दूसरा कौन, तीसरा भूषण, चौथा गौरव, पांचवा वेशभूषा। दूसरे कॉलम में पहला शब्द है और, दूसरा शब्द है भाषण, तीसरा शब्द है कौरव, चौथा शब्द है विभिक्षण, पांचवा शब्द है आधा। तीसरे कॉलम का पहला शब्द है कारण, दूसरा शब्द है औरत, तीसरा शब्द है आभूषण, चौथा शब्द है धूप, पांचवा शब्द है फौज। फौज में भी आप देख रहे हैं फै के साथ में औ की मात्रा का प्रयोग किया गया, तो वह फौ बन गया। चौथे कॉलम में पहला शब्द है औजार, दूसरा शब्द है रामबाण, तीसरा शब्द है धुआं, चौथा शब्द है मौसी, पांचवा शब्द है गणित। पांचवें कॉलम में पहला शब्द है रामायण, दूसरा शब्द है धीरे, तीसरा शब्द है चौकी, चौथा शब्द है गणना, पांचवा शब्द है तौलिया। छठे कॉलम में जो आखिरी है, इसमें पहला शब्द है धान, दूसरा शब्द है पौधा, तीसरा शब्द है रावण, चौथा शब्द है गौरैया, पांचवा शब्द है मणिपुर। बच्चों, इन शब्दों को हम बार बार बोलेंगे। दान, धान, दान, धान। हमें उच्चारण में द और ध का अंतर पता लग जाना चाहिए। द, ध। तो यहां पर जो शब्द दिए हुए हैं वह है दान, धान। इसी के नीचे दूसरा शब्द है आशा, भाषा। इन दोनों
श और श, इसका उच्चारण इस पर हमें ध्यान देना है। बच्चों, नीचे दूसरा शब्द है, इसमें भी श और श, इन दोनों के उच्चारण पर हमें ध्यान देना है। पहला आशा, भाषा। फिर शब्द है और इसके नीचे शब्द है कण, गण। तीसरे कॉलम का शब्द है साड़ी, सीढ़ी। ड़ और ढ़, ये आप देख पा रहे हैं कि दोनों किस प्रकार से लिखे हुए हैं। इनका उच्चारण भी अलग अलग है। साड़ी, सीढ़ी, ड़ी और ढ़ी। साड़ी, सीढ़ी। जरा, जरा। जब भी इस तरह किसी वर्ण के नीचे ये बिंदु दिखाई देती है, इस बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं और इसकी वजह से उस वर्ण पर कुछ दबाव बन जाता है। जैसा आप ध्यान से सुनिए, जरा, 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 जरा। फिर शब्द है सड़क, डमरू। सड़क, डमरू। ड के नीचे बिंदु लगी हुई है, जिसकी वजह से उस पर दबाव बन गया। सड़क, डमरू। शब्द है धनुष, षटकोण। धनुष, षटकोण। फिर शब्द है जड़, डर। ड़ और ड का उच्चारण किस प्रकार से हो रहा है, फिर से ध्यान दीजिए। जड़, ड़, जड़, डर, डर। फिर शब्द है पोषण, पोखर। पोषण, पोखर। बच्चों, नीचे वर्ण दिया हुआ है, उसे किस प्रकार से लिखना है, किस दिशा में हमारा हाथ चलना चाहिए, यह आगे एक बॉक्स में बताया हुआ है। तो हम इसे लिखने का अभ्यास करेंगे। आ लिखेंगे। आ ऊपर से हम लिखना प्रारंभ करते हैं, फिर बीच में एक कर्व देते हैं, फिर वापस से हम उसको नीचे हम पूरा करते हैं। फिर उसके मध्य में एक रेखा खींचते हैं, फिर एक खड़ी पाई की रेखा खींचते हैं, फिर दूसरी खड़ी पाई का एक निशान बनाते हैं, फिर उसे शिरो रेखा के द्वारा हम जोड़ते हैं और ऊपर मात्रा के 2 चिन्ह बना देते हैं। इस प्रकार से औ वर्ण है वह लिखा जाता है। जब हम ण लिखते हैं तो जिस प्रकार से आप अंग्रेजी में यू लिखते हो, उसी प्रकार से हम वह यू की आकृति बनाएंगे और उस आकृति के आगे फिर हम एक खड़ी पाई का निशान बना देंगे और उसे हम शीरो रेखा के द्वारा जोड़ देंगे। जैसा कि आप इस चित्र में संकेत चिन्हों के माध्यम से देख पा रहे हो कि हमने पहले यू बनाया, फिर एक खड़ी पाई का निशान है और ऊपर शिरो रेखा खींच दी है। ध कैसे लिखेंगे, चित्र में आप देख पा रहे हो कि पहले हम ध के घुमाव से इसकी शुरुआत करते हैं, फिर घुमाव वाला हिस्सा पूरा लिखने के बाद में वापस से फिर उसको नीचे से उसको खड़ी पाई के साथ में जोड़ते हैं और फिर शिरो रेखा खींच देते हैं।
फिर आता है श। हम पहले प जैसी आकृति बनाएंगे और फिर उसको जिस तरीके से आप चित्र में देख रहे हैं इस तरीके से उसे बीच में एक निशान बनाएंगे तो यह हमारा श बन जाता है। तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में बताए गए अनुसार लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब बच्चों, इसमें हम नीचे दिए गए चित्रों को देखकर इन खाली स्थानों पर आने वाले वर्णों का प्रयोग करके उस शब्द को पूरा करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहां पर एक उंगली का चित्र बना हुआ है, कलम का चित्र बना हुआ है, एक थैले का चित्र बना हुआ है, एक ढोलक का चित्र बना हुआ है, तराजू का चित्र बना हुआ है, धनुष का चित्र बना हुआ है, नाव का चित्र बना हुआ है। तो अब इसे हम पूरा करेंगे। पहला वर्ण है ना और उसके आगे का जो बॉक्स है वह खाली है और यहां चित्र में दी हुई है नाव। तो इसलिए हम यहां पर व वर्ण का इस्तेमाल करेंगे और नाव ना के आगे हम व लिखेंगे। ध के आगे भी दो बॉक्स खाली हैं और यहां पर हम चित्र में देख पा रहे हैं कि धनुष दिया हुआ है। तो ध के आगे हम नु और श का प्रयोग करेंगे और हमारा शब्द है पूरा बन जाएगा। फिर ढो। ढो के नीचे हम देखते हैं तो दो बॉक्स खाली हैं। हम यह चित्र में ढोलक देख पा रहे हैं और दो बॉक्स हमें खाली दिखाई दे रहे हैं उसके आगे। तो हम ढो के आगे ल, एक बॉक्स में ल लिखेंगे, दूसरे बॉक्स में क लिखेंगे। नीचे की लाइन पर आते हैं तो यहां पर वर्ण लिखा हुआ है थ। हम देखते हैं कि चित्र में भी थैला है और यहां पर थ के आगे जो बॉक्स है वह खाली है, एक ही है। इसलिए हम यहां पर ला लिखकर इस शब्द को पूरा करेंगे। शब्द होगा थैला। इसके आगे ता वर्ण है और नीचे लिखा हुआ है जू। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं एक तराजू। तो इसलिए इस खाली बॉक्स में, इन दोनों वर्णों के खाली बॉक्स में हम लिखेंगे रा और हमारा शब्द पूरा बन जाएगा तराजू। तय के बाद का बॉक्स खाली है जिसमें हमने ढोलक जब हमने लिखा तो क का प्रयोग हो गया वहां पर और ल के बाद का जो बॉक्स है वह भी खाली। तब हम यहां देख पा रहे हैं एक पेन है, कलम है। तो हमने हमारा जो शब्द है वह पूरा किया कलम लिखकर। यानी मां हमने यहां पर इस बॉक्स के अंदर खाली बॉक्स में लिखा मां, तो ये हमारा पूरा शब्द बन गया कलम। अब हम आगे एक वर्ण देख पा रहे हैं ऊ। ऊ के नीचे दो बॉक्स खाली हैं और इन सभी चित्रों में हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, वह है उंगली का। तो ऊ यहां पर आ चुका है और हम इन दोनों बॉक्स में एक में ग और दूसरे में ली लिखेंगे और हमारा पूरा शब्द बन जाएगा उंगली। इस प्रकार से बच्चों पूरा उत्तर इसमें लिखा जाएगा। वह हो जाएगा नाव, धनुष,
ढोलक, थैला, तराजू, कलम, उंगली। अब बच्चों, इस मौखिक पाठ में हम तुम और आप का प्रयोग जानेंगे। हम जानते हैं कि जो उम्र में हमसे छोटे होते हैं उनके लिए हम तुम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जो उम्र में बराबर के होते हैं उनके लिए हम तुम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जो उम्र में हमसे बड़ा होता है उनके लिए हम आप का ही इस्तेमाल करते हैं, आप का ही प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग से हम समझ जाते हैं कि हम किस प्रकार के व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं। जैसे तुम आओ, आप आइए, तुम दो, आप दीजिए, तुम लो, आप लीजिए, तुम मत लाओ, आप न लाइए। नीचे वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्यों को हम पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। पहला वाक्य है, शाहिद तुम यहां आओ। तो यहां पर हम नाम लेकर के बुला रहे हैं, जिससे ज्ञात होता है कि वह व्यक्ति या तो उम्र में छोटा है या हमारी उम्र का है। इसलिए यह वाक्य है, शाहिद तुम यहां आओ। इसलिए हमने यहां पर तुम का प्रयोग किया है। दूसरा वाक्य है, आप अंदर आइए। वाक्य से हमें पता लग रहा है कि यह वाक्य हमारी उम्र से बड़े व्यक्ति के लिए हम प्रयुक्त कर रहे हैं। आप अंदर आइए। तीसरा वाक्य है, जोसफ अपनी कॉपी लाओ, किताब मत लाओ। जोसफ अपनी कॉपी लाओ, किताब मत लाओ। चौथा वाक्य है, ईशान पैसा दो और किताब लो। पांचवा वाक्य है, आप गाड़ी अंदर न लाइए। बच्चों, यहां पर 10 वाक्य दिए हुए हैं। इन वाक्यों को हम बोलेंगे और इन्हें दोहराएंगे। पहला वाक्य है, रामन तुम यहां आओ। रामन तुम यहां आओ। दूसरा वाक्य है, सलमा तुम भी आओ। सलमा तुम भी आओ। तीसरा वाक्य है, सरोज एक कहानी सुनाओ। सरोज एक कहानी सुनाओ। चौथा वाक्य है, महेश जी आप यहां बैठिए। महेश जी आप यहां बैठिए। पांचवा वाक्य है, आप हमें गणित बताइए। आप हमें गणित बताइए। छठा वाक्य है, तुम लोग शोर मत करो। तुम लोग शोर मत करो। सातवां है, आप संगीत सुनिए। आप संगीत सुनिए। आठवां वाक्य है, ठंडा दूध न पीजिए। ठंडा दूध न पीजिए। नवा वाक्य है, तुम यह चाय मत पियो। तुम यह चाय मत पियो। और 10वां वाक्य है, आप थोड़ी देर आराम कीजिए। आप थोड़ी देर आराम कीजिए।
बच्चों, अब हम नमूने के अनुसार वाक्य बदलेंगे। जैसा आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे उदाहरण के तौर पर बताया गया है, तुम अपना पाठ पढ़ो। ये अपने बराबर, अपने से उम्र में छोटे के लिए इस वाक्य का प्रयोग किया गया। तो अब हमें इसको अपने से बड़े उम्र के लिए इसका प्रयोग करना है। आप अपना पाठ पढ़िए। तो आपने देखा कि वाक्य में परिवर्तन हो गया। तुम अपना पाठ पढ़ो, आप अपना पाठ पढ़िए। वाक्य यहां दिया हुआ है जिसे हम मिलकर करेंगे। तुम अपने घर जाओ। तो यानी ये उम्र में छोटे या बराबर वाले के लिए है, लेकिन जब हम बड़े के लिए इसका प्रयोग करेंगे तब हम कहेंगे आप अपने घर जाइए। दूसरा वाक्य दिया हुआ है, आप अपने घर जाइए। तब हम इसे परिवर्तित करके लिखेंगे, तुम अपने घर जाओ। तीसरा है, तुम जलेबी खाओ। ये वाक्य हम देख पा रहे हैं कि ये उम्र में छोटे या बराबर वाले के लिए है, लेकिन जब हम अपने से बड़ों के लिए इसका प्रयोग करेंगे तब हम कहेंगे आप जलेबी खाइए। बच्चों, नमूने के अनुसार हम वाक्य परिवर्तित करेंगे। नमूने में बताया गया है, पहला वाक्य है, तुम यह किताब मत लो। हम यह लिख रहे हैं। दूसरा वाक्य है, आप यह किताब ना लीजिए। यानी जैसे ही हम जिस भाषा में अपने से बराबर या अपने से उम्र में छोटे वालों के साथ में हम बातचीत करते हैं, तो हमारे वाक्य में शब्दों के प्रयोग में परिवर्तन आ जाता है। तो वही परिवर्तन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तुम यह किताब मत लो। बड़े के लिए जब यह प्रयोग हुआ, आप यह किताब ना लीजिए। वाक्य है, तुम कॉफी मत पियो। बड़े के लिए जब हम प्रयोग करेंगे, आप कॉफी ना पीजिए। कक्षा में शोर मत करो। कक्षा में शोर न करिए। तुम पैसे मत दो। आप पैसे ना दीजिए। बच्चों, योग्यता विस्तार में आपके लिए प्रश्न दिए हुए हैं इस अध्याय में कि कक्षा की वस्तुओं को दिखाते हुए विद्यार्थी आपस में बातचीत करें। जैसे तुम यहां आओ, आप यहां आइए, वहां से किताब लाओ, बेंच पर बैठिए। तो जब हम इनका प्रयोग करेंगे तब इन्हें हमें परिवर्तित रूप में अपनी बातचीत में प्रयोग करना है। जैसे तुम यहां आओ, आप यहां आइए, आप यहां आइए, तुम यहां आओ, वहां से किताब लाओ, वहां से किताब लाइए, बेंच पर बैठिए, बेंच पर बैठो। बच्चों, योग्यता विस्तार में एक अन्य प्रश्न है। अध्यापक विद्यार्थियों से कक्षा से बाहर की परिस्थितियों में वार्तालाप कराएं, जिसमें पिछले अभ्यास की बातचीत में हुई कमियों की और भी विद्यार्थियों का ध्यान दिलाएं। जैसे करो, कीजिए, पियो, पीजिए जैसी क्रियाओं का प्रयोग हो। बच्चों, ये प्रश्न आपके अभ्यास के लिए है।
आप अपने आसपास के वातावरण में जब भी अपने से बड़े से बात करते हैं, तब हमारे जो शब्द हैं वह बदल जाते हैं। आप यहां आइए, हम उन्हें ये नहीं कहेंगे कि तुम यहां आओ, हम उन्हें कहेंगे आप यहां आइए। यदि उम्र में हमसे बड़े हैं, हम उन्हें कभी ये नहीं कह सकते तुम बेंच पर बैठो। ये उनके प्रति आदर सूचक नहीं होता है। तो जब भी हम अपने से बड़े के साथ में बातचीत करेंगे, तब हम इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करेंगे कि वह आदर की सूचना देने वाले हों। तो जैसे अभी कहा, तुम बेंच पर बैठो, ये हमारे बराबर और हमसे उम्र में छोटे के लिए तो सही है, लेकिन जो उम्र में हमसे बड़े हैं, उनके लिए हम कहेंगे आप बेंच पर बैठिए। तो बच्चों, अपने प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में हम इन वर्णों का हम ध्यान रखेंगे। जो बातें आपको इस अध्याय में बताई गई हैं, उनका हम ध्यान रखेंगे, उनका हम पालन करेंगे कि किस प्रकार से हमें छोटों से बातचीत करनी है और किस प्रकार से हमें बड़ों से वार्तालाप करना है, बड़ों से बातचीत करनी है। बच्चों, आपने अपनी पुस्तक दुर्वा भाग 1 का 7वां पाठ धनुष पढ़ा। आपने सीखा औ का उच्चारण व प्रयोग। आपने ण, ध, श इन व्यंजनों के उच्चारण व प्रयोग को भी समझा। इन वर्णों के प्रयोग वाले शब्द हम अपनी भाषा में कहीं न कहीं काम में लेते हैं। यदि हम इस बात का ध्यान रखेंगे, तो हमारा उच्चारण सुधरेगा और हमारी बोली और साफ हो सकेगी। आज का हमारा पाठ अब समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। नमस्कार।